हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 6 नंबर लेक्चर है। इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं, आशा है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और उसका नोट्स भी बना लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। आगे आपको उससे बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का कोशिश भी कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जुडिशियल रिफॉर्म जानने से पहले हम एक चीज को समझना जरूरी समझते हैं कि ये देखिए, जब हम कहते हैं ना कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारे हमारे पास में तीन चीजें आती है। ठीक है, तीन चीजें क्या क्या आती है? जुडिशरी आती है, ठीक है, और क्या आती है? एग्जीक्यूटिव आता है, और क्या आता है? लेजिस्लेटिव आता है। ठीक है, तो चूंकि जुडिशरी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग आज जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमारा समाज जो है वो इवॉल्व हो रहा है, तो चूंकि समाज इवॉल्व हो रहा है, नई तरह के क्राइम्स भी लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे डील करने का मेथड भी लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से जुडिशियल रिफॉर्म का होना, ताकि वो नए जमाने के साथ अडेप्ट हो सके, जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक एक बात और है कि जुडिशियल रिफॉर्म कह लीजिए या लीगल रिफॉर्म कह लीजिए, बात बराबर है। एक चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि रणवीर सिंह कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे जो क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया है उसको रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने जो रणवीर सिंह कमेटी है, उन्होंने उनको मतलब उन्होंने क्या कहा कि आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस 1872 को थोड़ा अमेंड कीजिए, उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। यही उद्देश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कि कुछ उसमें अगर चेंजेस हैं तो बताइए किस तरह की चेंजेस होने चाहिए। तो रणवीर सिंह कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जीएस 2 में जब भी आप मेंस आंसर लिखेंगे तो वहां पे फॉर्डर मटेरियल के रूप में आपके काम आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, रीजन को जो क्रिमिनल लॉ या फिर लीगल रिफॉर्म जो भी कुछ है, उसका रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, उसका रीजन है। ठीक है, पहला तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप लोगों ने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कॉलोनियल लॉ है, बहुत पुराना लॉ है। ठीक है, मतलब हमारे भारतीयों की वॉइस को दबाने के लिए ब्रिटिश जो है वो इस तरह के लॉ यूज करते थे, जैसे सेक्शन 124 सेडिशन से रिलेटेड है, फिर सेक्शन 499 500 डिफेमेशन का केस है, बनता है इस पे। ठीक है, तो इस सब चीज को समझना जरूरी है। तो सेक्शन 124 ए सेडिशन वाला जो, इसको थोड़ा डिटेल में मैं लूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इज मोर स्लो मोशन सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्लो मोशन सिंड्रोम का सीधे से एक मतलब है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, उस पर कोई ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है बढ़ रही है। मैं मतलब ठीक है, आप लोगों को ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अनक्लियर लैंग्वेज ऑफ लॉज। देखिए, इसमें ये जो लैंग्वेज है वो ऐसा दिया जाता है, सेंटेंस जो लिखा जाता है मतलब लॉज का, वो बहुत ज्यादा अनक्लियर होता है, उसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर नहीं होने की वजह से अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं उसके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आइडिया ऑफ जस्टिस इज चेंज्ड। कहां से कहां? रिट्रीब्यूटिव से रिफॉर्मेटिव, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। दंडात्मक से सुधारात्मक थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, ये मतलब इसको चेंज होना चाहिए, कहने का मतलब ये रीजन है एक्चुअली। देखिए, वेरियस न्यू क्राइम्स में आप जैसे कहा, साइबर क्राइम्स हो गया, एनवायरमेंटल क्राइम्स हो गया, व्हाइट कलर क्राइम्स हो गया, मतलब अच्छे अच्छे ऑफिस में बैठ करके भी वो काम कर रहे हैं, व्हाइट कलर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम तो आप लोगों को पता ही है, पैसा ठगी वगैरह का, है ना। तो इस सब चीज के लिए क्या जरूरी है? रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ जरूरी है। इसके अलावा वेरियस लूप होल्स हैं आपके लॉ में। ठीक है, इसके अलावा एंग्विटी और वेगनेस ऑफ लॉज है। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज नहीं, जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर में कि अनक्लियर लैंग्वेज है। ठीक है, और क्या है? लेस फोकस ऑन विक्टिम रिहेबिलिटेशन। हाँ, एक चीज, देखिए, किसी ने क्राइम किया तो उसको सजा तो मिल गई, ठीक है, उसको तो कोर्ट ने अपना प्रोजिक्यूट कर दिया, लेकिन जिस पे क्राइम हुआ है, जो व्यक्ति जो उससे पीड़ित हुआ है, उसको कितना ज्यादा रिहेबिलिट किया गया, उसको कितना ज्यादा राहत देने का काम किया गया है, इस पे भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज हो नहीं पाती है। अगर किसी का साथ अत्याचार हो जाता है तो उसके साथ ज्यादा दिन तक, मतलब उसको ज्यादा दिन तक उसको टॉलरेट भी नहीं किया जाता। मतलब मैंने तो ये देखा है कि एक बार कुछ उसका न्याय का थोड़ा सा चीज मिल गया, बड़े बड़े वादे भी हो जाते हैं, लेकिन उसको रिहेबिलिटेशन का जो असली क्या कहते हैं, जो उसको होना चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, वो भी उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, ये जो सारा मैंने रीजन पढ़ाया है ना आपको, अभी रीजन ऑफ
रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हैं। उसमें आप ऐसे गोल करके, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है, करंट इश्यूज लिख दिए या फिर रीजन लिख दीजिए, और वहां पे अलग अलग मुद्दे, वैसे मैंने जितने भी पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया वो सब इसमें पॉइंट आप लिख दीजिए। शॉर्टेज ऑफ जजेज है, कितने कितने जजेज हैं और कितने होने चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, ओपेक सिस्टम है, मैंने बताया था कोलिजियम सिस्टम के बारे में। कोलिजियम सिस्टम है इंडिया में अभी भी, है ना। एआईजेएस का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसकी बात मैं आज भी करूंगा जब हम इसके वे फॉरवर्ड को देखेंगे तब, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, ये सब मुद्दा बस पुराना मुद्दा सब चलता चला आ रहा है। एक चीज में ऐड कर देता हूँ कि पुअर कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अपने जीडीपी का 0.09% ही स्पेंडिंग हो रहा है, मतलब 1% भी स्पेंड ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर ही रहेगी, सीधी सी बात है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रहेगी तो स्टाफ की कमी होगी, लीगल, मतलब जो लीगल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी स्टाफ हैं, जो भी क्या कहते हैं सरकारी वकील हैं, उनकी भी कमी होगी, सही क्वालिटी उनका नहीं मिलेगा। उसके बाद में समझ में आ गया, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद में लैक ऑफ जेंडर, क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कोई महिला बनी है या नहीं बनी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी चीज, हमें पता है कि जस्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी भी शायद 12 या 13 है, देख लीजिएगा कितनी है, हमें क्लियर कीजिएगा कितने 12 या 13 वुमेन जजेस हैं क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीजरल इशू जो है बहुत ज्यादा ये है, स्लो मोशन सिंड्रोम याद रखिएगा, इसमें प्रोसीजरल इशू बहुत डिले है। अंडर ट्रायल्स, है ना, जेल में जितने लोग बने उसमें 80% जो है वो अंडर ट्रायल्स ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटडेटेड प्रोसीजरल लॉ, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, कौन सी कहा है मैंने, 124A, है ना, सेक्शन 124A, 499, 500, ये 2-3 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्क का जो बर्डन है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो पर्सनल हैं, जो कोर्ट वगैरह में काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्क भी करना पड़ जाता है। जैसे किसी के लीगल सर्विस का वर्क है, तो इससे उस व्यक्ति के फोकस और टाइम जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और सीधी सी बात है हैम्पर होगा उससे, जो है ना, जो जो उसको असली काम करना वो हैम्पर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला पॉइंट जो है, हम इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो इश्यूज हैं इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिलेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सीधी सी बात है, डिले होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, अगर सही से आपका जो तंत्र है, वो जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, डिले होगा एडमिनिस्ट्रेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जुडिशियल जस्टिस क्वालिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ही केस का निचली अदालत में कुछ फैसला आ गया, उससे ऊपर वाली अदालत में कुछ फैसला आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एकदम बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही थी ना किसी एक न्यायालय में, है ना। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है इसका एक तरीके से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन ऑन द लिटिगेंट, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि जिसके पास सही से पैसा नहीं है, जो गरीब इंसान है, वो तो सही से बेल भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। उसके पास तो मतलब कई लोग तो इस चक्कर में जो मतलब केस भी फाइल नहीं करते हैं पैसा नहीं होने की वजह से, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला चीज जो हो गया कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, मैंने इसके बारे में चर्चा पिछले लेक्चर में किया हुआ है कि आप देखिएगा, याद कीजिएगा, एफडीआई कम आएगा, क्यों कम आएगा, सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये इस चीज से रिलेटेड है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों होगा इकोनॉमी पे। आपके यहाँ का सर्विस, आपके यहाँ का जुडिशियल सिस्टम सही नहीं है, कोई किसी से रंगदारी मांग रहा है, तो भैया सीधी बात है, एफडीआई वहां आपको नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां जाएगी जहाँ का सर्विस अच्छा है, जहाँ पे कम क्राइम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ फेथ इन द लीगल सिस्टम, वो घट जाएगा। देखिए याद रखिए, लीगल सिस्टम पे जो फेथ है वो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं रह जाएगा। कोई बोलेगा कि यार सब मिले हुए हैं, सब चोर है ना, ऐसे बोल देते हैं ना लोग अपने बोल चाल की भाषा में, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा जो विचारधारा बन रहा है उसको मतलब सही करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट ऑन द इशू, आपको 4-5 इशू है, वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो पॉज करके नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं, नोट्स अगर, या फिर आप अगर आप इतनी कैपेसिटी है कि आप चलते चलते बना रहे हैं नोट्स, को भी ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि नोट्स बनाना जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो आज पढ़िए, 2 दिन के बाद भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रह जाएगा, इसलिए नोट बनाना जरूरी है, ठीक है। उसको बार बार पढ़ते रहना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट हिंडर्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखिए इसमें 2 फैक्टर आते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दोनों में 4-4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। पहला जो है उसमें रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए कोई भी व्यक्ति चेंज से रजिस्ट करता है, जैसे आप अगर सुबह उठने के आपकी आदत नहीं है, कोई बोलेगा आपको 4 बजे सुबह में उठना है और आप उठते हैं 8 बजे, तो आपको दिक्कत होगी। आप किसी एरिया में रह रहे हैं, आपको कहेगा उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में मूव कर जाओ,
ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो रेजिस्टेंस जो है वो आदमी दिखाता है जब कभी चेंज की बात होती है। तो उस तरीके से जो पुरानी मानसिकता के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर लोग हैं, वो लोग भी रेजिस्टेंस दिखाते हैं। जो चलता आ रहा है उस पे चल रहे हैं, कुछ नया चीज को अडेप्ट करने में डरते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, करप्शन विद इन द जुडिशरी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो हम सब भी जानते हैं। ठीक है, घूस लेना देना वगैरह वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे काम के लिए घूस लेना देना पड़ जाता है। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसकी वजह से जुडिशियल रिफॉर्म जो है वो हिंडर हो रहा है। तीसरा क्या है कि इनसफिशिएंट कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स। देखिए, सब हमारी जो कैपेसिटी है वो कम है। जो हमारा मन है कि रिफॉर्म हो, लेकिन कैपेसिटी अभी भी कम है, क्योंकि मैंने कहा ना अभी भी कि इस तरीके का सिस्टम नहीं है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा कि 0.09% जीडीपी का खर्च करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है हमारे पास, है ना। इस वजह से ओवरबर्डन कोर्ट सिस्टम, इसके चर्चा हमने कर दी है। ठीक है, कोर्ट सिस्टम ओवरबर्डन है, एक ही व्यक्ति से 10 तरह का काम आप ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका तो फोकस और टाइम तो डाइवर्ट होगा ही, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद में एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या, पॉलिटिकल इंटरफेयर। ये तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई होगा, तो जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसको अलग एंगल से पेश किया है। तो कोशिश तो की ही जाती है, भले ही उसमें देखिए न्याय मिलता है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको थोड़ा सा रियायत दे दिया जाए। कई बार, ठीक है, कई बार देखा गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फंडिंग टू द जुडिशरी। जैसे मैंने कहा 0.09% वाला बात, कि इतना ही जीडीपी का जो हम लोग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज करते हैं, तो ये फंडिंग और जुडिशरी में थोड़ा सा हिंडर करने का काम करता है। ठीक है, जुडिशरी को मतलब फैक्टर ये भी एक है। अगला ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। हाँ, जो बाबू साहब लोग हैं, मतलब जो अफसर लोग हैं, उन लोगों वो लोग भी सही से इस मामले में काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनका जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म जो है वो बरकरार रखने के लिए वो मतलब इस तरह का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो वो पुरानी विचारधारा के लोग हैं वो सब क्या कहते हैं, बाबू साहब बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट इसमें आपको समझना पड़ेगा। लैक ऑफ रिपब्लिक, सॉरी, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ये भी, इसकी बात हमने पहले भी कर दिया। लोगों को खुद का जो उनका जो राइट्स वगैरह है उसके बारे में नहीं पता है, तो ये सब चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो पॉज करके जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही छाप लीजिए। ठीक है, वही नोट्स होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला जो है, जो पहले देखिए रिफॉर्म्स पहले भी होते रहे, जैसे मैंने कहा समाज इवॉल्व हो रहा है, तो पिछले जो हमारे लोग थे, हमारे जो नेता लोग रहे हैं, हमारे जो मतलब इस क्या कहते हैं जुडिशरी सिस्टम में जो अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, उन लोगों ने ट्राई किया हुआ है, सरकार ने भी ट्राई किया है। क्या देखिए, एक तो जो प्रीवियस रिफॉर्म उसके बारे में हम देखते हैं। 2011 में जो है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म आया। इसमें क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अब इंक्रीजिंग एक्सेस बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर्स इन द सिस्टम एंड इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू द स्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए, जिससे कि डिले और एरियर्स को कम किया जाए और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। सीधी सी बात है। अब जैसे इसमें बोलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटी दिया जाए, उसमें उसमें ज्यादा पैसा खर्चा किया जाए, ज्यादा फंड दिया जाए। ठीक है, वैकेंट पोजीशन को जल्दी जल्दी भर दिया जाए। ठीक है, ये सब चीज। कितना परसेंट, कितना सीट वैकेंट है जरा बताइए तो। ठीक है, इसमें कोर्ट वगैरह में मैंने आपको बताया हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीआर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अल्टरनेटिव वे है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसको, शायद सेकंड नंबर वीडियो है ये। उसके बाद में इसमें क्या है, लोक अदालत के बारे में हमने बात की थी एडीआर में, ग्राम न्यायालय की बात की थी, ऑनलाइन पोर्टल बनाया था हमने, उसमें बताया था। ठीक है, और फिर उसमें क्या ये भी कहा था कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, और क्या कहा था कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, इसकी चर्चा हमने उसमें नहीं की थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है, ये सिर्फ इतना साफ समझिए लैंग्वेज में कि कोई दो आदमी झगड़ा कर रहा है किसी कमर्शियल मुद्दे पे, उसको कोर्ट जाने से पहले बीच में ही सुलझा दिया जाएगा। ऐसा व्यवस्था कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के माध्यम से किया गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। आगे जो है अगला है कि इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस। देखिए, ये एक इनिशिएटिव है किसमें, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब फास्ट ट्रैक स्पेशल टाइप ऑफ केस के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था किया जाए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं ना, उसकी व्यवस्था किया जाए। कैसा कि कोई हीनियस क्राइम हो गया, कोई सीनियर सिटीजन के वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई क्राइम हो गया, तो उस पर जस्टिस डिलीवरी के लिए, चाहे उसके पेंडेंसी को कम करने के लिए थोड़ा सा फास्ट केस का मतलब निस्तारण होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। देखिए अगला उसमें इसमें पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आईसीटी के बारे में मैंने चर्चा की थी, आईसीटी का फुल फॉर्म भी मैंने पूछा था, आप लोगों ने उसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में दिया है, जिसने नहीं दिया जाकर के दीजिए।
ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म यहीं पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें कुछ मुद्दा है, उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरत है। आईसीटी का यूज आजकल डेट में हर हर लाइन में बढ़ गया, हर क्षेत्र में ये बहुत आगे इसको बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो जुडिशरी में भी ये भी बहुत ज्यादा जो है वो काम दे रहा है। देखिए इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है वर्चुअल कोर्ट सिस्टम, मतलब रेगुलर प्रोसीजिंग होगी उसको कोर्ट मतलब वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होगा ई सेवा केंद्र, मतलब आपको जैसे ई फाइलिंग करना हो सर्विस का, ठीक है, तो लॉयर्स और लिटिगेंट्स दोनों के लिए ये जो है उसके गैप को भरने के लिए ई सेवा केंद्र आज की स्थापना की गई है। तीसरा एनजेडीसी, एनजेडीजी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। यहाँ से लिटिगेंट्स या लॉयर कोई भी है वो एक डेटा एक्सेस कर सकता है कि ऑर्डर क्या है, केस का है, जजमेंट क्या है, वो सब के बारे में चर्चा मतलब जानकारी यहाँ से ली जा सकती है। फिर ये आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, सॉरी मेंस और प्री दोनों के लिए। नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं, समन जारी करने के लिए ऑनलाइन जो है वो बुलाया जाएगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का व्यवस्था किया गया। पहले चिट्ठी भेजा जाता था, अब ऑनलाइन भी बुलाया जा सकेगा, उसी का ये नाम है नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एस3वास कुछ नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट एज सर्विस। अब वेबसाइट एज सर्विस, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो लोग पढ़े होंगे ना, क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें आता है IaaS, PaaS, SaaS। कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ज्यादा मत समझिए इसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे है ना, तो इसी से प्रेरित होकर के S3 वास दे दिया गया एज ए सर्विस, जो लिखा गया है वो इसी से प्रेरित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा मुद्दा भटक जाएगा, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। देखिए न्यू, अब ये S3वास क्या है, a new दिव्यांग फ्रेंडली वेबसाइट फॉर ई कमिटी based on S3वास platform is available in 13 regional languages including English and हिंदी। ये थोड़ा दिव्यांग फ्रेंडली है और इसको जो है S3वास प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब S3वास कोई एक व्यवस्था है जिसके ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बाकी करना आपको यही, वीडियो पॉज करके इसके जो मैंने लिखा हुआ मुद्दा उसको छाप लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ये क्या है? देखिए इसमें क्या है, ये एक इनिशिएटिव है, किसके लिए? टू एग्जिबिट वाइटल स्टैटिस्टिक्स लाइक केस डिटेल्स, पेंडेंसी, केस डिस्पोज, इसके बारे में जानकारी करने के लिए आपको वर्चुअल जस्टिस क्लॉक की स्थापना की गई है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स जान सकते हैं कि किस तरीके के केस डिटेल्स हैं, पेंडेंसी क्या है, केस का कब डिस्पोज हुआ वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, चलिए ये चौथे पॉइंट का इतना सारा सब पॉइंट था जिसमें मैंने आईसीटी की बात की थी। ठीक है, अब आगे एक और इसमें क्या है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में मैंने बात भी की थी पहले भी। देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी में क्या है, टू ब्रिंग जस्टिस टू पीपल and ensure that all people have equal barriers like equal access to justice despite the various barriers like social and economic backwardness। मतलब सबको बराबर बराबर हक मिले, केस मतलब उसको बिल्कुल, केस अगर कोई है उसके तो उसको लड़ने के लिए, उसको फाइट करने, उसको डिफेंड करने के लिए बराबर मौका मिले। ठीक है, जस्टिस जो है मतलब उसको भले कितना ज्यादा बैरियर है, जस्टिस उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था रणवीर सिंह कमेटी वाले में 3 लॉ के बारे में बताया था, तो अब देखिए क्या हुआ, अभी करेंटली रिसेंटली रिफॉर्म जो किया गया, इसमें जो आईपीसी 1860 थी उसमें क्या हुआ, उसको बदल करके हमने बना दिया द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ये अमित शाह जी ने भी अभी क्या कहते हैं, अमित शाह कहता हूँ, हाँ सर, इसको संसद में पेश किया गया है, देख लीजिएगा। ये मतलब ये जो क्या कहते हैं भारतीय न्याय संहिता बिल है, इसको पेश किया गया है संसद में। आगे बढ़ते हैं, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये आप देखिएगा सीआरपीसी 1973 मैंने कहा था, यहाँ पे 1898 है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों लॉ है। ठीक है, सीआरपीसी का दोनों है। ठीक है, तो ये 1898 वाला जो है उसको चेंज करके द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जो है वो लाया गया है। उसके बाद में है भारतीय सांख्य, ये है साक्ष्य बिल। साक्ष्य मतलब एविडेंस, तो एविडेंस एक्ट में 1872 वाले को ये लिया गया है। अब देखिए एक चीज इसमें इसको याद कैसे रखा जाएगा,
इसमें ध्यान दीजिए, ये थर्ड वाला जो है ये साक्ष्य बिल है। साक्ष्य का मतलब एविडेंस, यहाँ से आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है कि न्याय संहिता, जो न्याय संहिता है यानी कि इंडियन ये पीसी जो है ना, ये जो मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर आईपीसी है ना, तो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर न्याय संहिता की बात इसमें होती है, ठीक है। और एक ये है कि क्या कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सुरक्षा है तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर वाला में जो है, सो इसको आप देख लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी ये आईपीसी जो है वो इंडियन पेनल कोड है, मैं यहाँ से कंफ्यूज हो गया था, इंडियन पेनल कोड है 1860 का, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया, मतलब ये 3 नाम आपको याद करना है ओवरऑल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है किस तरह का रिफॉर्म हमको चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज। रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज का मतलब क्या हो गया, रिफॉर्मेशन होना चाहिए, विक्टिम प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जिसको सजा मिली है, मतलब जिसके साथ अत्याचार हुआ उसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ को सिंप्लीफाई कीजिए, ज्यादा हेजी वर्ड में मत रखिए। नए नए ऑफेंस जो आए हैं उसके लिए लॉ बनाइए। रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी, वही चीज लैंग्वेज वगैरह को उसका सुधारिए। विटनेस प्रोटेक्शन की बात, जो विटनेस है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, विक्टिम का तो होना ही चाहिए, विटनेस का भी होना चाहिए, ठीक है। मूवी में तो ये देखते हुए जाएगा, विटनेस से गायब, विटनेस को ही मार देता है, ठीक है, वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आगे इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल लॉज वगैरह बन जाना चाहिए। ये सब की बात मैंने पहले भी की थी, अभी भी कर रहा हूँ, समझ में आ गई होगी आपको ये सारे मुद्दे। वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे, मैं नोट्स पे इसलिए जोर देता हूँ कि नोट्स अगर रहेगा तभी आपको लगेगा कि हम पढ़े हैं, सच बता रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा ना, कॉपी उल्टा कर, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलिजियम सिस्टम से होता है, उसको हम लोग चेंज करके थोड़ा सा मतलब जैसे हमने कहा था कि एआईजेसी का स्थापना होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बारे में भी बात होनी ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो लोगों का भरोसा भी उसमें कम होता है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में पहला पॉइंट लोग ये लिख सकते हैं। देखिए 2009 में लॉ कमीशन ने एक चीज रिकमेंड किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी शुड फंक्शन टुगेदर टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट। मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उसको ही लेकर के आओ। दिस कैन बी अचीव बाय कंबाइनिंग द लीगल एक्यूमेंट ऑफ द जुडिशरी एंड द एरिया ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ओपिनियन शुड बी डोमिनेट। इसकी बात उन्होंने की थी, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या है, रिड्यूसिंग द पेंडेंसी। रिड्यूसिंग द पेंडेंसी में मैंने पहले भी आपको कहा था, ये मतलब वही क्या कहते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2009 ने उन्हें रिकमेंड किया हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए चीजों की। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए था, है ना। डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि कर दो, दो तरीके का कोर्ट बना दो। पहला बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में रहेगा, और दूसरा सेशन बेंच बना दो। सेशन बेंच में क्या रहेगा, दिल्ली, न्यू दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद में एक ब्रांच बना दो, कोलकाता में बना दो, मुंबई में बना दो, ताकि ये जो लोगों का मतलब ये है क्या कहते हैं, कोर्ट में जाने आने का, सुप्रीम कोर्ट में, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब सोचो कोई लोग आएगा वहां से, क्या कहते हैं, साउथ इंडिया से, एकदम केरला से दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव नहीं क्या कहते हैं उसको, केस लड़ने के लिए, चुनाव नहीं लड़ने के लिए, ठीक है, हाँ, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, केस लड़ने के लिए, तो दिक्कत होगी ना उसको, सीधी सी बात है। अगला, अब देखिए बिहारी आदमी हो तो चुनाव के बारे में तो सोचेंगे ही। ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए रिटायरमेंट एज के बारे में भी बात होती है, कई बार कहते हैं उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो मैं क्या कहते हैं, लोगों का जो ये है, क्या कहते हैं, वैकेंसी है, एक्चुअली पेंडेंसी ऑफ केस को जल्दी जल्दी निस्तारित करने के लिए इसको बढ़ाने की बात हो जाती है कई बार, ठीक है। अगला कहते हैं कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस टू मेंटेन हेल्दी जजेस पॉपुलेशन रेशियो 50 पर मिलियन। हाँ, एक चीज भी कह रहा है कि नंबर ऑफ जज भी बढ़ा दीजिए, ताकि जज और पॉपुलेशन का रेशियो 50 जज पर मिलियन पॉपुलेशन पे होना जरूरी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं कि ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि वही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने क्या कहा कि जो स्टैगरिंग एरियर्स हैं, चाहे वैकेशंस इन द हायर जुडिशरी मस्ट बी curtailed by at least 10 to 15 days and court working hours should be extended by the half hour, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ज्यादा दिन का छुट्टी मत दिया कीजिए, और जो प्रोसीजर है उसको भी आधा घंटा से बढ़ा दीजिए। एक उन्होंने एक और बात कहते हैं वे फॉरवर्ड में कि जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जैसे कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए कि जब भी
न्यू लॉ या फिर बने तो ये जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट जो उसमें होना ही चाहिए। एक और पॉइंट उसमें कहा कि इंक्रीज द यूज ऑफ एडीआर मैकेनिज्म एंड प्ली बार्गेनिंग, जिसकी बात उन्होंने की थी। मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि ये एडीआर क्या होता है और प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। वैसे अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एक बार इसकी चर्चा और कर देता हूँ। देखिए, एडीआर मैकेनिज्म के बारे में हमने अभी पीछे भी देखा है कि वही है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी समझ ये है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, व्यवस्था है कोर्ट कोर्ट की, ताकि आपके झगड़े को, आपके जो भी मुद्दे हैं उसको सुलझाया जा सके। तो उससे इतर कोर्ट जाने से पहले भी आप कोई व्यवस्था एक बना दी गई है जिसमें आप आपसी सहमति से जो है उसको सुलझा सकते हैं। सिंपल सी एक बात है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, तो आप सिंपल से कहिएगा कि प्ली बार्गेनिंग इज it refers to an agreement between the prosecutor and the accused, under which accused pleads guilty to a lesser offense for a lighter sentence। अगर किसी को कोई सजा सुना दी गई है तो उसके बीच में आपसी बात होगी, ठीक है, और उसको सजा को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एआईजीएस क्या होता है? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की चर्चा हमने की हुई, मतलब दो आदमी का बात करा दिया सही से और उसकी सजा को कम करवा दिया, प्ली बार्गेनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एआईजीएस मैंने आपको पहले से अच्छे से पढ़ा, इस पे डेडिकेटेड लेक्चर आ चुका है, जाकर के देख लीजिएगा। जुडिशियल मैनेजमेंट कैडर, इसकी भी गठन किया जाना चाहिए। फिर एनजीआई, ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा मेंस में और प्रीलिम्स के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने क्या कहा कि एनआईजे शुड बी क्रिएटेड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी बात उन्होंने कर दी थी, किन्होंने, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन वी रमन्ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि सिंप्लीफाई प्रोसीजरल लॉ, जो भी प्रोसीजरल लॉ है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे? टू एक्सपीडाइट द हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, को थोड़ा सा इसके गति को बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए किस चीज को, जो भी लॉज हैं उसको इम्प्रूव कीजिए, उसमें क्लैरिटी लेके आइए। उसके अलावा जो भी क्या कहते हैं उसको रिपील करने का, अमेंड करने का जो भी आउटडेटेड व्यवस्था है उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। जो आउटडेटेड है या फिर अनवर्केबल है उसको उसको या तो अमेंड कीजिए या तो रिपील कीजिए। इसकी बात की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए ह्यूमन कैपेसिटी से, मतलब जो वैकेंसी है उसको भर दीजिए। कहने की बात ये हो रही है, स्टाफ को जो और जजेस की जो कमी है उसको आप पूरा कीजिए। उसके बाद में सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर लीगल सर्विस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1976, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लेके आइए और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को स्थापित कीजिए। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि टाइमली जस्टिस टू अंडर ट्रायल स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेल इज द नॉर्म वेयर जेल इज द एक्सेप्शन, ये होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसकी बात सिर्फ बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशियल, इसके बाद भी मैंने कर चुका हूँ। एनवी रमन्ना ने भी कहा कि 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखिए, मैं इसलिए ये सब पॉइंट लिख रहा हूँ ना, अगर ये सब पॉइंट आप मेंस में लिखेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलेगा, इसलिए इसको छाप लीजिए, बहुत काम का पॉइंट सब है सब। ठीक है, उसके बाद लीगल एजुकेशन की बात मैंने की कि कंपलसरी और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो भी बाहर के मेंबर हैं, ठीक है, उसके जो है कंपलसरी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए ताकि लीगल एजुकेशन लोगों में अच्छे से हो। रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। ठीक है, जिससे कि इम्प्रूव लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हो सके, कंडक्टिंग जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ट्रेनिंग लॉ ऑफिसर, ठीक है, गवर्नमेंट कैन बी इस्टेब्लिश्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए। आगे मैंने क्या कहा कि प्रोम्प्ट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के हमने इतना सारा पढ़ा है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव इसका देखेंगे कि देखिए, आपके मेंस के पेपर के लिए जितना मैंने पढ़ा था वो काफी है। अब थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एथिक्स में भी थोड़ा सा आपको ये काम आ जाएगा। देखिए, एथिक्स के हिसाब से इट इज टू जज योर सोशल एक्शन बेस्ड ऑन सोसाइटल वैल्यूज, आपके सोसाइटल वैल्यूज के बेस पे ही आपके सोशल एक्शन को जज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है कि वैल्यूज आर द चेंज, जो है वो चेंजिंग विद टाइम। वैल्यू क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। और वैल्यूज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दैट क्या कहते हैं, ड्राइव्स योर एक्शंस। ये तो बिलीफ सिस्टम है जो आपके एक्शन को डिराइव करता है। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। अब वैल्यू भी हमने देखा कि दो तरीके के होते हैं, कोर वैल्यू और
पेरिफेरल वैल्यू। कोर वैल्यू में आ जाएगा ट्रूथ, लव, रिस्पेक्ट, ठीक है। इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। कोर वैल्यू कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन पेरिफेरल वैल्यू चेंज होगा। पॉलिटिकल वैल्यूज, ऐसे आज किसी चीज को आप सही मांग रहे हैं, अगले दिन किसी और की सरकार आ जाएगी, उस चीज को आप गलत मांगने लगेंगे, तो चेंज विद द टाइम। तो जो पेरिफेरल वैल्यू होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है, जो कोर वैल्यू होता है वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ सोसाइटी चेंज, देखो अकॉर्डिंग टू लॉज इट शुड बी मेरा, देखो क्या कहते हैं कि लॉज जो है बनाया जाना चाहिए जैसे जैसे वैल्यू सोसाइटी की चेंज होती है उसके हिसाब से, ठीक है। पहले क्या होता था, कुछ क्राइम थे जिसको हम लोग क्राइम नहीं सपोज करते थे, आज के डेट में वही चीज क्राइम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए होमोसेक्सुअलिटी की बात, पुराने जमाने में ये क्राइम था, आज ये क्राइम नहीं है। सती, चाइल्ड मैरिज, ये पहले के जमाने में क्राइम नहीं था, अभी ये क्राइम है, ठीक है। तो इस तरीके की बात इथिक्स के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। वैसे सब कुछ जो है वो मीन्स एंड एंड्स पे निर्भर करता है, तो मीन्स एंड एंड शुड बी चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, मीन्स जो है, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश के टाइम के मीन्स का, जैसे लॉज हो गए, इंस्टीट्यूशन, इसके थ्रू वो क्या करते थे, हम पे हमारी आवाज दबाने का प्रयास करते थे, और उसका एंड्स क्या होता था, सप्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वही ना, मीन्स का यूज करके वो अपना काम निकलवा रहे हैं, ठीक है। अब नाउ हमारा एम क्या है, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेलफेयर, है ना। तो सो मीन्स शुड ऑल्सो चेंज। अब हमारा सिर्फ एंड चेंज हुआ है, तो तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारा मीन्स भी चेंज होना चाहिए। एथिक्स के बेस पे हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसका भी नोट्स निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।